हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक, जन संघर्ष एवं आंदोलन। तो बहुत जल्दी ये हमारे इसमें 20 टॉपिक्स हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हो आपकी जो क्लास है वो 8th क्लास है। तो हम ऑलरेडी आगे चल रहे हैं, मतलब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। जो टॉपिक्स बड़े होते हैं उन्हीं का थोड़ा सा एक टॉपिक हो पाता है, अदरवाइज़ अगर छोटे टॉपिक हैं तो मैं 2 टॉपिक एक में करा देती हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, समय गवाते नहीं हैं। और टॉपिक है आज का जन संघर्ष एवं आंदोलन। तो पहला क्वेश्चन है, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो ये करी थी जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे ने 1980 में श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करी। इस स्वतंत्रता आंदोलन में जनू पीएफ पार्टी ने भाग ली और इस पार्टी का शासन था। इस समय जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री रॉबर्ट मुगाबे थे। 1970 में फिजी को स्वतंत्रता मिली और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, मुद्रा जिम्बाब्वे की डॉलर, महाद्वीप अफ्रीका दक्षिण पूर्व, पुराना नाम है एमसन नंगांगवा, प्रधानमंत्री है मार्गन स्वान गिराई। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत आपकी हुई थी आंध्र प्रदेश में। ताड़ी विरोधी आंदोलन प्रणाली, इस आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के दुबरगंटा गांव में हुई और ये एक शराब विरोधी आंदोलन था जो कि महिलाओं के द्वारा किया गया था। 1990 के शुरुआती समय में महिलाओं के लिए प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में फ्रेडकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है? तो फ्रेडकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है, बोल्विया का एक संगठन है और इसका पूरा नाम है फेडरेशन डिपार्टमेंटल कोचम रिगेंट्स। ये पानी के निधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाला संगठन है जिसका गठन 1997 में हुआ था। इस संगठन में स्थानीय पेशेवर, इंजीनियर, पर्यावरणविद शामिल थे जिन्हें किसानों के महासंघ, फैक्ट्री कर्मचारी संघ और छात्रों का समर्थन प्राप्त था। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कभी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ? तो कभी कोई भी जन आंदोलन नहीं हुआ है बोलीविया के लिए। तो बोलीविया में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कोई जन आंदोलन नहीं हुआ। बोलीविया एक ऐसा लोकतंत्र है जहां नियोजित रूप से विश्वसनीय चुनाव होते रहे हैं। हालांकि 2019 के विवादित आम चुनावों के बाद यहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी थी, परंतु 2020 में विरोध हुए नए आम चुनाव और 2021 में निष्पक्ष एवं विश्वसनीय राष्ट्रीय चुनावों के परिणामों को हितधारकों ने स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर बोलीविया में बाल श्रम और महिलाओं के खिलाफ हिंसा लगातार समस्या रही है। स्वतंत्र एवं खोजी पत्रकारों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तथा न्यायपालिका भी अत्यधिक राजनीतिकरण एवं भ्रष्टाचार से बाधित है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन करें। तो विकल्प यहाँ पे हम इसमें देखेंगे। तो पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थी। क्षेत्र में 7 राज्य हैं और इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। 1969 में ऑल असम स्टैंडर्ड्स यूनियन आशू ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। आशू एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आशू का आंदोलन अवैध अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे और मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए द्रविड़ आंदोलन का एक लोकप्रिय नारा था। 1984 के जून माह से भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता के द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो ये देवीलाल के द्वारा। चौधरी देवीलाल ने 1987 में हरियाणा में न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया और इसके साथ ही लोकदल नामक नए राजनीतिक दल का गठन किया। चौधरी
देवीलाल ने कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चे का गठन किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान आंदोलन था? तो किसान आंदोलन था यहाँ पर आपका खेड़ा आंदोलन, है ना, ये देभागा। तो सभी किसान आंदोलन थे। देभागा आंदोलन 1946 से 47 में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था, जिसकी शुरुआत बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चे की अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा की गई थी। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ और ये आंदोलन मुख्य रूप से सरकार के विरुद्ध शुरू किया गया था। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें नष्ट हो गई, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया और इसके पूर्ण संग्रह पर जोर दिया। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 में हैदराबाद के निजाम के निरंकुश शासन के द्वारा संरक्षित दमनकारी जमींदारी के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसानों का सशस्त्र विद्रोह था। निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर की रूस की यात्रा को, आर.एस. अवस्थी के द्वारा 1920-21 में रेड रिवॉल्यूशन पुस्तक के प्रकाशन को, 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन होने को। तो भारत में रूसी क्रांति का प्रभाव निम्न विषयों पर पड़ा। महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति और सांस्कृतिक हस्तियों में सोवियत प्रयोग में रुचि ली और रूस का दौरा किया। इनमें से जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सोवियत समाज के बारे में लिखा। 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन होना, इसके सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहे। हिंदी में आर.एस. अवस्थी के द्वारा 1920-21 में रेड रिवॉल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन किया। नेपाल में लोकतंत्र के लिए जन आंदोलन के दौरान नरेश कौन थे? तो उस समय ज्ञानेंद्र थे। नेपाल में लोकतंत्र के लिए जन आंदोलन के दौरान वहां के शासक राजा ज्ञानेंद्र थे। ज्ञानेंद्र ने 2001 से 2008 तक नेपाल पे शासन किया है। इसके बाद नेपाल में 2008 में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही राजशाही शासन का अंत हो गया। बोल्विया के लोकप्रिय संघर्ष के लिए प्रसिद्ध क्या था? तो बोल्विया के लोकप्रिय संघर्ष के लिए प्रसिद्ध था पानी का बिल। बोल्विया का प्रसिद्ध लोकप्रिय संघर्ष पानी के बिल के लिए था। ये संघर्ष पानी के निजीकरण के खिलाफ था। सरकार ने कोचाम्बम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया और इस कंपनी ने पानी की कीमत 4 गुना बढ़ा दिया। जनता ने इसके खिलाफ संघर्ष किया, जिससे सरकार ने दोबारा जलापूर्ति नगरपालिका को सौंप दिया और पुरानी दरें कायम कर दिया। नेपाल में माओवादियों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो माओवादियों ने 2000 तक नेपाल के किसी भी जिले में जनता का सरकार स्थापित नहीं की थी। 18 फरवरी 1990 को नेपाल में माओवादियों के द्वारा जन आंदोलन शुरू किया गया। नेपाल में लगभग 32 या अधिक जिलों में माओवादी सरकारें थी, लेकिन 2000 के दशक में माओवादियों और सरकार के बीच शांति वार्ता चल रही थी। नेपाली गृह युद्ध एक लंबा सशस्त्र संघर्ष था जो नेपाल में 1996 में 2006 तक नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी और नेपाल सरकार के बीच हुआ था। नेपाल में पंचायत प्रणाली के द्वारा स्थापित की गई थी। तो नेपाल में पंचायत प्रणाली राजा महेंद्र के द्वारा स्थापित की गई थी। 16 दिसंबर 1962 के नए संविधान को सरकार के भंग होने की दूसरी वर्षगांठ पर अपनाया गया और एक 4 स्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई। राजा महेंद्र ने 5 जनवरी 1961 को निर्दलीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना की। लोकतंत्र के लिए नेपाली आंदोलन राजा के आदेशों को उलटने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ उत्पन्न हुआ, जिसके कारण लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। भारत का कौन सा निलंबित कर दिया गया? भारत का कौन सा आंदोलन इस तरह के आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है? तो ये है आपका नेपाली आंदोलन। राजा के आदेशों को उलटने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ उत्पन्न हुआ, जिसके कारण लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन इसके तहत आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है और इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों के विशिष्ट मुद्दे से हुई थी। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। नेपाल में 370 साल पुरानी राजशाही को 2008 में समाप्त कर दिया गया। तो 24 अप्रैल 2006 को अंतिम चेतावनी के अंतिम दिन राजा को 3 भागों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा।
एसपीए ने अंतरिम सरकार के नए प्रधानमंत्री के रूप में गिरिजा प्रसाद कोइराला को चुना। पुनर्स्थापित संसद ने राजा की अधिकांश शक्तियों को छीनते हुए कानूनों को पूरा किया और पारित किया। एसपीए और माओवादियों को समझ आ गया था कि नई संविधान सभा का चुनाव कैसे होगा। 2008 में राजशाही को समाप्त कर दिया गया और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 1959 के लोकतंत्र के नेपाल के शाही संविधान के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 1959 के नेपाल के शाही संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन असत्य है। राजा को सेना और विदेशी मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया था। बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध का नेतृत्व फेडेकोर संगठन ने किया था। ठीक है, तो बोलीविया के जलयुद्ध का नेतृत्व फेडिकोर नामक संगठन ने किया। इस संगठन के सदस्य इंजीनियर और पर्यावरणविदों के साथ स्थानीय पेशेवर थे और इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों, कारखानों के श्रमिकों, मध्यम वर्ग के छात्रों, यूनियन और बेघर सड़क के बच्चों की बढ़ती आबादी का समर्थन प्राप्त था। बोलीविया का जलयुद्ध कोचाबम्बा में हुआ, जिसे कोचाबम्बा जलयुद्ध भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में पानी हेतु संघर्ष हुआ था? तो ये हुआ था बोलीविया में। नीचे गिरते भूजल स्तर और खत्म होती प्राकृतिक संरचनाओं के कारण बोलीविया में पानी हेतु संघर्ष हुआ। संयुक्त राष्ट्र में बोलीविया के पूर्व राजदूत पाब्लो सोलोन ने बताया कि जल प्रदान करने वाली निजी कंपनियों को खदेड़ने के लिए बोलीविया के लापाज शहर में 1997 में और कोचाबाम्बा में 1998 में पानी के निजीकरण विरोधी संघर्ष शुरू हुआ था और जो 7 से अधिक वर्षों तक लगातार चला, जिसमें 3 जाने गई और सैकड़ों महिला पुरुष जख्मी हुए। अप्रैल 2006 के लोकप्रिय आंदोलनों के बाद नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया था गिरिजा प्रसाद कोइराला को। नेपाल में राजशाही को समाप्त करने के लिए लोकतंत्र आंदोलन लोकप्रिय आंदोलन चलाया गया। 2006 में राजा ज्ञानेन्द्र के शाही शासन को समाप्त कर नेपाल गणतांत्रिक शासन की स्थापना की गई और 24 अप्रैल 2006 को गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री चुना गया। 1954 और 1968 के बीच अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन का क्या महत्व है? तो ये नस्ल विरोधी कानूनों के खिलाफ चला आंदोलन था। तो अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के द्वारा 1954 से 1968 के बीच अमेरिका में रंगभेद और नस्लभेद विरोधी कानूनों के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन चलाया गया। परिणाम स्वरूप नस्लभेद समाप्ति हेतु अनेक संघीय कानून पास किए गए, जैसे कि सिविल राइट एक्ट 1957, सिविल राइट एक्ट 1964, सिविल राइट फेयर हाउसिंग एक्ट 1968। 24वां संविधान संशोधन 1964 में हुआ और इस आंदोलन का नारा था पृथक किंतु समान। 1959 में नेपाल का रॉयल लोकतांत्रिक संविधान डैश के द्वारा तैयार किया गया, तो राजा महेंद्र के द्वारा। नेपाल का रॉयल डेमोक्रेटिक संविधान देश का पहला संविधान है जिसे 1959 में अपनाया गया था और इस संविधान को राजा महेंद्र के द्वारा तैयार किया गया था। नेपाल में राणा कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राणा शासकों ने मुलुकी ऐन के माध्यम में नेपाली कानून को कूटीकृत किया, जिससे सिद्धांत रूप में कानून के समक्ष समानता का आश्वासन दिया और राणा शासकों ने 1920 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो नेपाली शासक जंग बहादुर राणा ने नेपाल में हिंदू धर्म को कानूनी मान्यता दी और इसके आधार पर 1854 में मुलुकी ऐन बनाया गया और ये नेपाल की दंड संहिता थी, जिसके प्रावधान हिंदू धर्म की कानून पद्धति पर आधारित थे। नेपाल में सती प्रथा को बंद करने का पहला प्रयास जंग बहादुर राणा ने किया। प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर के 58वें जन्मदिन पर 8 जुलाई 1920 को सती प्रथा समाप्त कर दिया गया। चाको युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये 1932 में। बोलीविया और पराग्वे के बीच शुरू हुआ, जो 9 सितंबर 1932 से 12 जून 1995 तक चला। नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की नई राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत के लिए किसने अभियान चलाया था? राजा महेंद्र ने। नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की नई राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत राजा महेंद्र के द्वारा की गई। 5 जनवरी 1961 को दल विहीन पंचायत प्रणाली की शुरुआत की गई और राजा महेंद्र ने सीमित निर्वाचित कार्यकारी समिति के आधार पर 4 स्तरों गांव, कस्बा, जिला और राष्ट्रीय पंचायत स्तर की शुरुआत की है। माओवादी पीपुल्स वॉर नेपाल में 1996 में शुरू की गई थी।
तो नेपाली गृहयुद्ध एक लंबा सशस्त्र संघर्ष था जो 1996 में 2006 तक नेपाल के पूर्व साम्राज्य में हुआ। इसने पूरे देश में नेपाली शाही सरकार और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के बीच लड़ाई देखी। युद्ध निर्णायक कारक था जिसके कारण 2008 में नेपाली साम्राज्य का पतन हुआ और बाद में नेपाल के वर्तमान संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। संघर्ष ने अधिकांश ग्रामीण विकास गतिविधियों को बाधित कर दिया और क्रांति के परिणामस्वरूप नेपाल में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। बोलिविया के जल युद्ध का प्रमुख कारण था। तो बोलिविया के जल युद्ध का प्रमुख कारण था निजीकरण वाला, है ना। एक मिनट। तो बोलिविया की सरकार ने कोचंबा शहर में जल आपूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया था और अनेकों लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपये आने लगा, जबकि लोगों की औसत आमदनी 5000 रुपये महीना थी। नेपाल के इतिहास में पहला राष्ट्रीय चुनावों का आयोजन हुआ था 1959 में, ठीक है। तो शाही संविधान में संसदीय ढांचे के साथ एक संवैधानिक राष्ट्रतंत्र की कल्पना की थी जिसे द्विसदनीय विधायिका, प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद जैसे प्रतिनिधित्वकारी संस्थाओं की स्थापना करी। इसने राजा को सभी क्षेत्रों में अप्रतिबंधित और भारी अधिकार दिया। फरवरी 1959 में पहले राष्ट्रीय चुनाव हुए और नेपाली कांग्रेस ने पर्याप्त बहुमत हासिल किया। बीपी कोइराला प्रधानमंत्री चुने गए थे। अप्रैल 1963 तक नेपाल में पंचायत प्रणाली पूरी तरह से शुरू हो गई थी और इस प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसे राजा महेंद्र ने शाही तख्तापलट के साथ स्थापित किया था, ये सही है। और यह दलविहीन प्रणाली थी, ये भी सही है, ठीक। तो शाही तख्तापलट के बाद राजा महेंद्र ने नेपालियों को यह समझाने के लिए एक अभियान चलाया कि संसदीय लोकतंत्र उनकी ज़रूरतों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था। पंचायत लोकतंत्र की सबसे उल्लेखनीय विशेषता ये थी कि इसने एक ऐसी व्यवस्था का गठन किया जो राजनीतिक दलों से रहित थी। पंचायत प्रणाली त्रिस्तरीय प्रणाली है। बाद की सभी पंचायतें अपने सदस्यों में से नीचे के स्तर के द्वारा चुनी गई। गांव और नगर पंचायतें सरकार के सबसे निचले स्तर की थी। जिला पंचायत 75 विकास जिलों में से प्रत्येक के लिए दूसरी परत का गठन किया और राष्ट्रीय पंचायत सबसे ऊपर थी। अप्रैल 1963 तक पंचायत प्रणाली पूरी तरह से काम कर रही थी। नेक्स्ट है, शाही संविधान में संवैधानिक राजतंत्र के तहत डैश प्रणाली की परिकल्पना की गई थी और नेपाल में राजनीतिक संरचना के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। तो ये है संसदीय। तो नेपाल के शाही संविधान में संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। शाही संविधान का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि ये राजा के द्वारा अनुमोदित था, न कि किसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित, जैसा कि 1951 के संविधान में उल्लेख किया गया था। शाही संविधान ने संवैधानिक राजतंत्र के तहत एक संसदीय प्रणाली की परिकल्पना की थी जिसने उसने द्विसदनीय व्यवस्था, विकास सभा, प्रधानमंत्री पद एवं मंत्रिपरिषद जैसी प्रतिनिधि संस्थाओं की व्यवस्था दी, परंतु इसके साथ ही उसने हर क्षेत्रों में राजा को असीम और अभिभावी अधिकारी भी दिए। बोलिविया में हाल ही में हुआ संघर्ष इनमें से किससे संबंधित था? तो भैया जल से संबंधित था, ठीक है, जल के निजीकरण के खिलाफ था। नेक्स्ट है, 2006 में बोलिविया में हुए निर्वाचनों में निम्नलिखित में से किस दल ने जीत हासिल की? तो ये द सोशलिस्ट पार्टी ने हासिल की थी, ठीक है। नेक्स्ट, नेपाल में हुए बहुचर्चित संघर्ष में संबंधित कथनों पर विचार करिए। तो राजा बीरेन, जिन्होंने पूर्ण राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के संक्रमण को स्वीकार किया, 2001 में राज परिवार के रहस्यमयी जनसंहार में उनकी हत्या कर दी गई, ये सही है। राजा ज्ञानेन नेपाल के नए राजा और 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली से निर्वाचित सरकार की कमजोरी और अलोकप्रियता का लाभ उठाया, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, मुक्त बोलिविया आंदोलन जो बोलिविया में अग्रगामी राजनीतिक दल में बदल गया था, कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 15 जनवरी 1985 को। मुक्त बोलिविया आंदोलन जो बोलिविया में अग्रणी राजनीतिक दल में बदल गया था, 15 जनवरी 1985 को बनाया गया था। नेपाल में जन आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया था 2006 में, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाता है टॉपिक ख़त्म और अब हम राजनीतिक दल पढ़ेंगे कल। तो ये वो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं कल। कल हम राजनीतिक दल पढ़ेंगे। तो एक एक टॉपिक इसलिए कवर करा रही हूँ कि आराम से समझ में आ जाए और बहुत आराम से करा रही हूँ ये वाला, ताकि डिस्क्रिप्शन भी हम अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन रिलेटेड करते हुए हैं तो बराबर डिस्क्रिप्शन पढ़ने से हमें क्वेश्चन याद भी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से करेंगे। तो बाय बाय।